प्रैक्टिस सेट नंबर 12 मीन्स एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं और इससे पहले मैंने 11 पार्ट करा रखे हैं, कंप्लीट नहीं कंप्लीट किए आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। और कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन है। एंड इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्च करके ज्वाइन कर लेना या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, यहाँ पे देखो डबल टाइम यहाँ पे 2 नहीं लिखा हुआ है, सिंगल टाइम ही है, बट हो गया थोड़ा सा तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एसआई प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई है। श्यानता गुणांक की एसआई प्रणाली में इकाई क्या होती है? देखो सिंपल सा इसका आंसर है जो आपका। और हाँ बता दो एक बात कि आपका 22 क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 बोनस हैं। 20 क्वेश्चन में आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर 15 तक आज आ रहा है तो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन फिर भी अच्छा है, क्योंकि आज का क्वेश्चन लेवल कल के क्वेश्चन लेवल से ईजी है, ऐसा मुझे लगा है। एसआई प्रणाली में श्यानता गुणांक का इकाई क्या है, तो बताओ भाई क्या होगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई 1 का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। अब कैसे इसका डायमेंशन श्यानता गुणांक आपको मैं बता देता हूँ। नीटा इक्वल टू नीटा, क्योंकि इसका डायमेंशन भी बहुत पूछा जाता है, तो नीटा इक्वल टू होता है एन की तरह बनता है ml-1 t-1। ओके, ml-1 t-1। सो इट्स यूनिट विल बी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड को बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी इकाई लंबाई के लिए नहीं है। लंबाई मापने के लिए इनमें से कौन नहीं है, तो देखो डेसिबल नहीं है। डेसिबल मान लो साउंड होता है ना, साउंड, ठीक है, उसकी ध्वनि के लिए यूज किया जाता है, उसकी यूनिट होती है। बाकी सारी की सारी यहाँ पे ध्वनि की इकाइयाँ मीन्स इसकी लंबाई की इकाइयाँ, लेंथ की, पारसेक हो गया, लाइट ईयर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भौतिक मात्रा जिसका आयामी विमीय सूत्र एनर्जी अपान मास इंटू लेंथ है वह है। ठीक है, मीन्स किसके इक्वल होता है एनर्जी अपान मास इंटू लेंथ। तो सिंपल है, इसका हम डायमेंशन रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन पता है, ऊर्जा का मीन्स डायमेंशन पता है। वैसे ऊर्जा मतलब कार्य, अब कार का डायमेंशन पता है। कार का डायमेंशन नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ ml2 t-2। अब भाई नहीं पता, वो भी नहीं पता तो W बराबर F इंटू एस पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन पता है, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन बराबर v अपॉन टी पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इतना सब कुछ याद करने से अच्छा है कि भाई एनर्जी का डायमेंशन याद कर ले, ml2 t-2 अपान में मास m इंटू लेंथ l। ओके, कोई दिक्कत। अब इससे देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, अब एक l ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि LT-2 जो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक एथलीट 40 सेकंड में त्रिज्या r के गोलाकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकेंड में के अंत में उसका विस्थापन कितना होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे मैं बता दूं 2r और यहाँ पे 2πr है, नीचे में 7πr है। ओके, तो चलो चलते हैं सॉल्व करते हैं। देखो टोटल टाइम ऑफ मोशन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम ऑफ मोशन ये इधर दिया हुआ है, टोटल टाइम ऑफ मोशन 2 मिनट 20 सेकेंड। ये टोटल कितना होगा, कितने सेकेंड होगा, 140 सेकेंड होगा। कोई दिक्कत, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है तो 140 सेकेंड होगा। ठीक है, अब एथलीट जो कंप्लीट करता है वो कितने पे करता है, एस टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन कितना दिया हुआ है, सर्कुलर मोशन का कितना दिया हुआ है 40 सेकेंड। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। सो इन 140 सेकेंड पे निकाल लेते हैं कि एथलीट विल कंप्लीट रेस कितने में कंप्लीट करता है, 3.5 मिनट, मतलब 3.5 पे। ओके, देन ही विल बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट, मीन्स वो डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट पॉइंट पे होगा, तो वो आ जाएगा आपका 2r के। किसके आ जाएगा, 2r के, मतलब कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक गेंद P को लंबवत रूप से गिराया जाता है और दूसरी गेंद Q को क्षैतिज रूप से समान ऊंचाई पर उसी समय फेंका जाता है। यदि वायु प्रतिरोध के बराबर हो तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। गेंद पहले गेंद P पहले जमीन पर पहुँचती है, गेंद Q पहले जमीन पर पहुँचता है, दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुँचते हैं और दोनों गेंदों का संबंधित द्रव्यमान समय तय करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से आप एक बार पढ़ सकते हो, बट इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ सीधा डायरेक्ट। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर।
कैसे होगा भाई, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि अ बॉल पी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली एंड अनदर बॉल क्यू इज थ्रोन हॉरिजेंटली, ठीक है, एक को वर्टिकली गिराया जाता है, एक को हॉरिजेंटली, सेम वेलोसिटी के साथ में, फ्रॉम द सेम हाइट से एट द सेम टाइम पे, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन सो क्या होगा। तो देखो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको पता है, बोथ का द बॉल्स आर सेम एंड इक्वल टू जीरो। ओके, सो राइट आंसर क्या होगा, मतलब कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों के वेलोसिटी के, वो बॉल्स के सेम पे हैं, तो ये कितने की इक्वल होंगे, ये जीरो के इक्वल होंगे। किसके इक्वल होंगे, जीरो के। जबकि आपको एक फार्मूला पता होगा, जो इनका फार्मूला होता है वो होता है टी बराबर अंडर रूट 2h/g। टी बराबर जो फार्मूला होता है अंडर रूट 2h/g। सो इस बेसिस पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, दोनों एक ही समय पर जमीन पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिज्या r का एक कण एक वृत्त में निरंतर गति v के साथ घूम रहा है। यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो उस गति को बरकरार रखने के लिए उसका अभिकेंद्री बल होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हमेशा आता है। आप में से कोई भी हो, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले जिसमें हाफ डबल और ऐसा किया जाए, उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली करना भाई। क्या होता है अभिकेंद्र बल का फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला F बराबर mv²/r। जबकि यहाँ पे कह रहा है रेडियस आपका हाफ कर दिया जाता है, तो हमने रेडियस को हाफ कर दिया। तो जैसे ही 1/2 करोगे तो आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे अभिकेंद्री बल कितना होना चाहिए, आपका अभिकेंद्री बल कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो वो आपका आधा हो जाएगा भाई, क्योंकि क्या हो जाएगा फार्मूला F बराबर 1/2 और mv²/r। तो ये तो F बराबर होता ही है, ये हाफ में आ गया, मतलब कि हाफ mv²/r, मतलब कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक न्यूमेरिकल, क्या है, 60 किलोमीटर/आवर की गति से चलने वाली एक मोटर गाड़ी रुकने के लिए 20 मीटर की डिस्टेंस के भीतर ब्रेक लगा सकता है यदि कार दुगनी तेजी से चल रही है। अच्छा, डबल टाइम चल रहा है, ठीक है, अर्थात 120 किलोमीटर/घंटा, तो रुकने की दूरी क्या होगी। तो भाई सिंपल से मैं बताता हूँ आपको। अब देखो इसके लिए हमको फार्मूला पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर के हो जाएगा, एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर के। जबकि हमको पता है कि जब ये वाला निगेटिव पे जाता है तो फार्मूला होता है भाई v² बराबर u² - 2as, ठीक है। ये फाइनल होता है, ये इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो बाकी एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ए एक्सेलरेशन होता है। जबकि आपको निकाल के लेना डबल पे दिया हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट पे, तो s2/s1 = v2/v1 का होल स्क्वायर। ओके, जबकि इन दोनों का वैल्यूज अपने को पता है, v2 का मान है 120 और v1 का मान है 60, तो जाके इसमें मान रख देते हैं s2/s1 = 120/60/2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर = 4। और यहाँ पे मान किसका बताना था, मान बताना कितना, तो रुकने की दूरी होगी, रुकने मतलब सेकंड वन की पूछ रहे हैं, फर्स्ट वन की तो वहाँ पे दिया हुआ था, तो रुकने की दूरी होगी, क्योंकि s1 का मान तो 20 दिया हुआ था ना। तो भाई देखो, तो क्या हो जाएगा, s2 बराबर 4 × s1, अब s1 का मान कितना था 20, तो 4 × 20 बराबर 80 मीटर। ओके, डिस्टेंस मतलब कि मीटर, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि मीटर। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गतिमान वाहन की रुकने की दूरी सीधे अनुपातिक होती है। अब देखो इतना ईजी नहीं है, लेकिन मैं सीधा आपको पहले इसका आंसर बताता हूँ, फिर बताता हूँ कैसे क्या कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, प्रारंभिक वेग के वर्ग के। ठीक है, गतिमान वाहन की रुकने की दूरी सीधे अनुपातिक होती है प्रारंभिक वेग के वर्ग के। अब आपको पता होगा बी द डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स। हमने मान लिया कि लेट डी एस, मान लिया डिस्टेंस है, बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स। आपको पता होगा कि फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा आपका v = 0, जबकि आपका इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, u होता है। कितना होता है, u। यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला को क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला पता है, नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ, v² बराबर u² + 2as, v² बराबर u² + 2as। अब देखो यहाँ पे v² तो आपका जो इनिशियल वाला था वो क्या हो, जो फाइनल वाला था वो तो 0 है। अब u² बराबर क्या आ जाएगा, -2a/ds, माइनस का u² बराबर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस, पहले तो ऐसे करते हैं, जब 0 बराबर होगा तो क्या आ जाएगा u² + 2a/ds। ओके, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस ds के लिए निकाल देंगे तो माइनस का u²/2a, और यही तो पूछ रहा था कि दूरी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके इनिशियल स्क्वायर, द इनिशियल वेलोसिटी किस इनिशियल पे स्क्वायर पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्न में से किसका लाभ लेने के लिए रॉकेट को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। बताओ भाई, निम्न में से किसका लाभ लेने के लिए रॉकेट को पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा।
पृथ्वी का घूमने के लिए, पृथ्वी को घूमने के लिए। आपको पता होगा बिकॉज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। आपको पता होगा कि अर्थ जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन की ओर चलती है ना, सो उसी बेसिस पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जब कोई बाहरी बल नहीं होता है तो तरल बूंद का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये तो आप सभी को पता होगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरफेस टेंशन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तरल के पृष्ठ तनाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। एक गैस के समतापी विस्तार के लिए अणुओं का वर्ग माध्मूल वेग में क्या होगा? अब देखो इसका पहले मैं आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, विल रिमेन अनचेंज्ड, मीन्स अपरिवर्तित रहेगा। आपको पता होगा कि नो चेंज बिकॉज आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वाली, क्योंकि वो टेम्परेचर पे आरएमएस का जो वैल्यू होता है ना वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ओके, रूट मीन स्क्वायर आरएमएस का वेलोसिटी का निकाल देंगे फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो वीआरएमएस बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3RT अपॉन एम, √3RT अपॉन एम, ये होता है ना फार्मूला भाई, पता है आपको। तो वीआरएमएस बराबर वीआरएमएस प्रोपोर्शनल टू √T के होता है। मतलब कि आपके जबकि टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होने वाला। सो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, चक्रीय प्रक्रिया में प्रणाली तंत्र द्वारा किया जाने वाला कार्य होता है। बताओ भाई, चक्रीय प्रक्रिया में प्रणाली तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टम तंत्र को दी गई ऊष्मा के बराबर। अब कैसे करोगे तो मैं इसको बताता हूँ कैसे। देखो आपको पता होगा फॉर साइक्लिक फोर्सेस के लिए डेल्टा यू होता है वो आपका 0 होता है, एंड आपका जो डेल्टा क्यू होता है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, लूसेंट फिजिक्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सो अगर मेरा आपने लूसेंट वाला क्रैश कोर्स देखा है तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, जिसमें मैंने ये बताया कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 15 to 20 वीडियोस में फुल लूसेंट मैंने फिनिश की थी। हो सकेगा तो प्लेलिस्ट का आइकन प्लेलिस्ट आई बटन पे आपको मैं दे दूंगा, सो डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? देखो, एक साधारण पेंडुलम लोलक 50 mm के आयाम और 2 सेकंड की समयावधि के साथ दोलन करता है। इसका अधिकतम वेग होगा कुछ नहीं। अब आपको पता होगा कि वी मैक्स यहाँ पे पूछ रहा है, अधिकतम वेग पूछ रहा है ना, तो वी मैक्स पूछ रहा है। तो वी मैक्स बराबर फार्मूला ही नहीं पता तो क्या कर पाओगे? वी मैक्स बराबर फार्मूला होता है ए ओमेगा। तो भाई ए ओमेगा बराबर, ओमेगा का मान कितना होता है? ए का मान तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि ये दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? 50 mm पे दिया हुआ है, तो इसे किलोमीटर पे किमी पे कर देंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। तो ए बराबर ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/T। बस वैल्यू पुट कर देते हैं जाके। ए का मान 50 × 10⁻³ हो जाएगा। 2π/T कितना? 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो चलो इसी को बस सॉल्व कर लेना है। तो 50 × 10⁻³ × 2π/2, 2 से 2 कैंसिल। अब पाई का मान रख के भैया आपको सॉल्व कर देना है। कोई दिक्कत आई थिंक नहीं आएगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड, और चाहो तो पाई का मान रखना पड़ेगा आपको। सो बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व तो कर ही पाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जब एग्ज़ाम के लिए काउंटिंग के डेज बचे हैं और आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपका पेपर, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना स्कोर कर पाओगे पेपर में। यहाँ पे अगर आपका स्कोर 40 आ रहा है, एग्ज़ाम पे आपका 40 से ज़्यादा आएगा, बिकॉज यहाँ पे पेपर का थोड़ा सा पेपर के अकॉर्डिंग होता है, बट वो लोग ऐसा करते ही हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहे, एस्पिरेंट को ज़्यादा ईजी ना लगे, उस बेसिस पे अगर यहाँ पे आप 40 तक स्कोर कर जाते हो। ये क्या है भाई? परीक्षा ऐप है जहाँ पे आप जाओगे, बाई करो, टेस्ट बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन D50 डाल देना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। इसके फायदे क्या है भाई? यहाँ पे लाखों 2 लाख स्टूडेंट्स तक टेस्ट लगाते हैं, जिसमें आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि जिससे आपको पता चल पाएगा कि आपका रैंक कितना आ रहा है, लाख मतलब एग्जाम पैटर्न पे सेम टू सेम, जैसे एग्जाम पे सब कुछ होता है ना, जैसा सेम टू सेम सब कुछ यहाँ पे होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है, साइड में टाइम चलता है, पेपर सेक्शन तभी सबमिट कर पाओगे जब तक आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाते, मतलब 20 मिनट टाइम फिनिश नहीं होता इंग्लिश के लिए, और बस इतना ही है। और ऑफलाइन से बहुत बेटर है। प्राइस क्या है? 140 रुपये प्राइस पड़ता है। जब अपना कूपन कोड डाल दोगे तभी 140 का, नहीं तो 280 का पड़ता है। तो भाई कूपन कोड जरूर डालो, और अगर अपने कूपन कोड से बाई करोगे डेफिनेटली मैं आपके लिए आगे कुछ दिनों बाद एग्जाम से पहले कुछ नया करके दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगा। मे भी टेस्ट होंगे जो मैं खुद बनाऊंगा प्रीवियस पे, और मैं कर रहा हूँ उस पर काम, सो डोंट वरी, बट होना अपने ही चाहिए, अपने कोड से। तो ऑनलाइन D50 लगाओ और प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। कोई दिक्कत है कॉमेंट में कॉमेंट करके बता भाई, ठीक है।
सो देखो यहाँ पे साउंड वेव्स ट्रांसफर, ध्वनि तरंगों का स्थानांतरण होता है, ध्वनि तरंगों का स्थानांतरण होता है 14 पे। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा और संवेग दोनों पे, ऊर्जा और संवेग दोनों पे। ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। ध्वनि जो होती है वो सबसे तेज ठोस में चलती है। किसमें? ठोस में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जब संधारित्र के साथ श्रृंखला में एक लैंप डीसी लाइन से जुड़ी होती है तो क्या होता है? जब संधारित्र के साथ श्रृंखला में एक लैंप डीसी लाइन से जुड़ा होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? लैंप नहीं चमकेगा, लैंप बुझ जाएगा, लैंप समान रूप से चमकेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज जब एक लैंप कैपेसिटर के साथ डीसी लाइन में जुड़ा होता है, ठीक है ना, एक लैंप जो होता है भाई कैपेसिटर के साथ में डीसी लाइन से जुड़ा होता है तो एक ओपन सर्किट बनता है, इसलिए ये अपना लैंप होता है वो नहीं चमकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं और 16 मैंने आप लोगों के लिए फिर से कर रखा है। तो बताओ भाई, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स से मैं चैप्टर एक क्वेश्चन हमेशा कल वाले सेशन में लेके आया था और एक भाई ने आंसर पूछा था तो उसका मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन भी फॉरवर्ड कर दिया था। सो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आप बताना करना। और यहाँ पे देखो एक बात बता देता हूँ, 20 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 ही है केवल, डबल टाइम कुछ भी नहीं है। डबल टाइम कुछ जैसे 500 सेंटीग्रेड तो डबल टाइम नहीं है। ओके, अब करके बताना इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा मैं एक बार बता देता हूँ। पर एक तार का प्रतिरोध 20 ओम और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर 60 ओम है। किस तापमान पर इसका प्रतिरोध 25 ओम होगा? 25 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई चित्र में 6 ओम का एक प्रतिरोधक माध्यम में विद्युत गुजर रहा है। तो चलो गुजार देते हैं। तो कुछ नहीं, देखो सिंपल सा 17 पे पीडी अक्रॉस द एयर का सर्किट निकाल देते हैं। तो सर्किट के लिए कितना 1.2 तो दिया हुआ है और इंटू 6 इंटू 4 अपन 6 + 4, बस इससे सॉल्व कर देना है। तो देखो 6 इंटू 4 और इंटू 1, मतलब इससे सॉल्व करोगे तो भाई आ जाएगा 2.88 वोल्ट। V इक्वल टू निकाला था वोल्ट, 2.88 वोल्ट। जबकि करंट थ्रो 6 ओम रेजिस्टेंस पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 6 ओम पे निकलेगा ना, 6 ओम पे। तो करंट थ्रो 6 ओम पे निकाल देते हैं। चल के ऊपर देखते हैं। ओके 6 ओम पे। अच्छा नीचे चित्र में 6 ओम के रेजिस्टेंस पे फाइंड आउट करना था तो 6 ओम पे निकाल देते हैं चल के। तो क्या हो जाएगा 2.88/6, तो बस 0.48 आ जाएगा, 0.48 एम्पियर पे आ जाएगा। क्योंकि करंट पे निकाले ना तो एम्पियर आएगा 0.48 एम्पियर। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिचुंबकत्व पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई यहाँ पे रूल नहीं है। चुंबक द्वारा निर्बलता से विकर्षित, चुंबक द्वारा निर्बलता से विकर्षित। इसके डिफिनेशन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनचुंबकीय पदार्थ और लौहचुंबकीय पदार्थ। जैसे लौहचुंबकीय पदार्थ में पूछा हुआ था Fe होता है, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों के तीनों लौहचुंबकीय पदार्थ होते हैं और आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तरंगदैर्घ्य लैम्डा के एक फोटान का संवेग है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो सिंस आपको hv बराबर पता होता है mc², सीधा इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पता होगा तो कोई दिक्कत ना है। हेंस आपको पता होगा p बराबर mc होता है, तो mc और c बराबर क्या होता है v/λ। hv मतलब कि hv/c। आगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा h/λ। क्या आ जाएगा h/λ, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक का आकार होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक तीव्र विद्युत धारा से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसका कारण है 21 पे। बताओ भाई 21 का राइट आंसर क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की अधिकता, या इनमें से कोई नहीं। सो सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉनों की जो होगी वो अधिकता हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी आपको जो सेमीकंडक्टर होगा वो ऐसी तैसी मीन्स उसका जो मीन्स खराब होने वाला है, ऐसा बोल सकते हो। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 22 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसका